कॉरपोरेट दुनिया के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रेयर अर्थ मिनरल्स की। कैसे चीन ने इनके जरिए पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को अपनी ओर देखने को मजबूर किया। 21वीं सदी में ताकत का मतलब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि रिसोर्सेज पर नियंत्रण है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हर हाईटेक इंडस्ट्री की बुनियाद हैं, आज ग्लोबल पावर बैलेंस तय कर रहे हैं। ये कहानी है कैसे चीन ने बिना युद्ध के सप्लाई चेन के जरिए दुनिया को रणनीतिक संदेश दिया। जरा एक पल के लिए सोचिए कि आप सुबह उठते हैं, मोबाइल हाथ में लेते हैं और स्क्रीन ब्लैंक नजर आती है। आपकी इलेक्ट्रिक कार चार्ज होने के बाद भी स्टार्ट होने से इनकार कर देती है और दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम अचानक सिस्टम एरर दिखाने लगते हैं। तब सवाल ये नहीं होगा कि बैटरी खत्म हुई या सॉफ्टवेयर अपडेट अटक गया, बल्कि सवाल होगा क्या कहीं चीन ने सप्लाई चेन तो बंद नहीं कर दी। यही है आज की कहानी, चीन की चेतावनी। एक ऐसी चेतावनी जो न किसी युद्ध के जरिए दी गई, न किसी धमकी भरे भाषण से, बल्कि बेहद शांति से, बेहद तकनीकी तरीके से, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के जरिए पूरी दुनिया तक ये चेतावनी पहुंचाई गई। आज की आधुनिक दुनिया मोबाइल फोन, लैपटॉप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सैटेलाइट, फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम, इन सब की रीढ़ यही रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ये केवल मेटल नहीं है बल्कि 21वीं सदी की स्ट्रेटेजिक करेंसी है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स दरअसल 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जिसमें नियोडाइमियम, प्रेसिडाइमियम, डायस्प्रोसियम, टर्बियम, लैंथनम, सीरियम और यीटियम जैसे मिनरल शामिल हैं। नियोडाइमियम और प्रिसियोडाइमियम हाई पावर मैग्नेट के लिए जरूरी हैं, जो ईवी मोटर्स, विंड टर्बाइन्स और डिफेंस रडार सिस्टम में लगाए जाते हैं। डायस्प्रोसियम और टर्बियम हाई टेम्परेचर पर मैग्नेट की स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं, यानी इनके बिना फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम भरोसेमंद नहीं रह सकते। लेंथेनम और सीरियम रिफाइनिंग बैटरी और ऑप्टिक्स में इस्तेमाल होते हैं, जबकि यूट्रियम लेजर सुपरकंडक्टर्स और मेडिकल इमेजिंग में। नाम से लगता है कि ये बहुत दुर्लभ होंगे यानी रेयर होंगे, लेकिन असल में ये जगह जगह मिलते हैं। मुश्किल ये नहीं है कि ये मौजूद नहीं है, बल्कि मुश्किल ये है कि ये कभी भी शुद्ध रूप में नहीं मिलते। इन्हें निकालने के लिए बड़े पैमाने पर माइनिंग, केमिकल सेपरेशन, रेडियो एक्टिव वेस्ट हैंडलिंग और हाई एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। यही वजह है कि इनकी प्रोसेसिंग काफ़ी महंगी, प्रदूषण फैलाने वाली और तकनीकी रूप से बहुत जटिल होती है। 1970 और 1980 के दशक में अमेरिका इस सेक्टर का लीडर था। कैलिफोर्निया की माउंटेन पास माइन दुनिया की सबसे बड़ी रेयर अर्थ माइन थी, लेकिन पर्यावरण नियम सख्त होते गए, लागत बढ़ती गई और कॉरपोरेट वर्ल्ड ने एक आसान रास्ता चुना, आउटसोर्सिंग। और यहीं चीन ने लॉन्ग टर्म गेम खेलना शुरू कर दिया। चाइना ने न सिर्फ माइनिंग में इन्वेस्ट किया बल्कि पूरी वैल्यू चेन यानी माइनिंग से लेकर सेपरेशन, रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग तक अपने हाथ में ले ली। आज स्थिति यह है कि चीन दुनिया के लगभग 60 से 70% रेयर अर्थ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है। 90% से ज्यादा प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग कैपेसिटी उसी के पास है। यानी भले ही रॉ मटेरियल किसी और देश से आए, उसे इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए आखिरकार चीन की फैक्ट्रियों से होकर गुजरना ही पड़ेगा। यही वजह है कि धीरे धीरे हालात ऐसे होते चले गए कि दुनिया की करीब पूरी हाईटेक इंडस्ट्री, चाहे एप्पल हो, टेस्ला हो या एयरबस, किसी न किसी रूप में चीन की प्रोसेसिंग क्षमता पर निर्भर हो गई। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कीमतें भी इस डिपेंडेंसी को दिखाती हैं। नियोडाइमियम ऑक्साइड की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 60 से $80 प्रति किलो रहती है, जबकि डिस्प्रोसियम ऑक्साइड 300 से $400 प्रति किलो तक जाता है। कुछ हाई प्योरिटी सेगमेंट में ये कीमतें इससे भी कई गुना ज्यादा हैं। ये केवल कमोडिटी मार्केट नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग है। यही वजह है कि जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने चीन को टेक्नोलॉजी, चिप्स और एआई के मामले में घेरने की कोशिश की, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, सेमीकंडक्टर बैन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोकने जैसी नीतियों के जरिए, तब चीन ने कोई शोर नहीं मचाया, न कोई प्रतिक्रिया दी और न ही कोई धमकी दी। उसने बस एक फैसला लिया और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर नए नियंत्रण लागू कर दिए गए। लाइसेंस जरूरी बना दिए, एंड यूज सर्टिफिकेट मांगे जाने लगे और हर कंसाइनमेंट के पीछे नेशनल सिक्योरिटी का टैग लगा दिया।
ये ठीक वैसा ही था जैसे कोई बिना आवाज किए बिजली का स्विच ऑफ कर दे और सामने वाला अंधेरे में समझ ही न पाए कि हुआ क्या है। दुनिया को यह एहसास तब हुआ कि असली ताकत बंदूक में नहीं बल्कि सप्लाई चेन के कंट्रोल में है। इसके बाद चाइना ने एक और चाल चली जो और भी दिलचस्प थी। उसने कुछ देशों के लिए सप्लाई दोबारा शुरू की। इसमें भारत और जापान जैसे देश शामिल थे। पहली नजर में लगा कि शायद चीन नरम पड़ गया है, लेकिन असली शर्त छोटे अक्षरों में लिखी थी। ये शर्त थी, इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को अमेरिका या किसी तीसरे देश को दोबारा निर्यात नहीं किया जाएगा। यानी चाइना ने साफ साफ कह दिया, सामान मिलेगा लेकिन हमारी शर्तों पर। यह न दोस्ती थी न मजबूरी, ये एक जियो पॉलिटिकल मैसेजिंग थी। अमेरिका के लिए ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसे समझ आ गया कि बिना एक भी मिसाइल दागे चीन उसकी टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री की स्पीड को धीमी कर सकता है। यही कारण है कि अमेरिका अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अफ्रीकी देशों में रेयर अर्थ प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। लेकिन समस्या वही है, माइनिंग आसान है, प्रोसेसिंग मुश्किल। भारत के लिए ये स्थिति थोड़ी अजीब लेकिन काफ़ी अहम है। इंडिया के पास भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, खास तौर पर मोनाजाइट सैंड्स के रूप में। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और झारखंड में रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं। अनुमान है कि भारत के पास दुनिया के कुल रेयर अर्थ रिजर्व्स का करीब 6% है। लेकिन चुनौती वही पुरानी, प्रोसेसिंग और स्केलिंग। भारत की सरकारी कंपनी आईआरईएल इंडिया लिमिटेड इस क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन अभी हम ग्लोबल सप्लाई चेन के निर्णायक खिलाड़ी नहीं बने हैं। यही कारण है कि भारत अब इसे केवल माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं बल्कि नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह देखने लगा है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और लॉन्ग टर्म पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत है। अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में भी रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन माइनिंग और खासकर प्रोसेसिंग की क्षमता असमान रूप से बटी हुई है। अफ्रीका में तंजानिया के नुगला और मालावी के सोंगवे हिल्स जैसे प्रोजेक्ट्स में नियोडाइमियम और प्रेसियोडाइमियम के बड़े भंडार हैं, जबकि साउथ अफ्रीका और मेडागास्कर मिलकर करीब 15 से 20 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने में सक्षम हैं। लेकिन यहाँ ज़्यादातर माइनिंग ऑस्ट्रेलियन, कनाडाई या लोकल कंपनीज करती हैं और कंसंट्रेट प्रोसेसिंग के लिए इन्हें फिर वहीं चीन भेजा जाता है। यूरोप की बात करें तो स्वीडन, फिनलैंड और ग्रीनलैंड में बड़े डिपॉजिट्स हैं। इनमें ग्रीनलैंड का भंडार अरबों टन के स्तर पर आंका जाता है, लेकिन एनवायरमेंटल और पॉलिटिकल कारणों से इसका उत्पादन सीमित है। यूरोप में एल्कैब और कुछ अन्य कंपनियां माइनिंग की तैयारी में हैं, जबकि प्रोसेसिंग के क्षेत्र में यूके की पेंसाना जैसी रिफाइनरी ने काम शुरू किया है। इसके बावजूद हाई प्योरिटी सेपरेशन अभी लिमिटेड है। अमेरिका के पास लगभग 15 लाख टन के रेयर अर्थ रिजर्व हैं, जिसका केंद्र कैलिफोर्निया की माउंटेन पास माइन है, जहां एमपी मटेरियल्स माइनिंग करता है। अमेरिका अब प्रोसेसिंग और मैग्नेट ग्रेड मटेरियल के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, लेकिन वैल्यू चेन अभी विकसित होने की स्थिति में है। टेक्नोलॉजी के स्तर पर देखें तो इन एलिमेंट्स की माइनिंग कई देशों में संभव है, लेकिन केमिकल सेपरेशन, रिफाइनिंग और मैग्नेट फैब्रिकेशन, जो सबसे कठिन और प्रदूषण बढ़ाने वाला काम है, इस पर 90% कंट्रोल चाइना का है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, यूके और कुछ हद तक यूरोपियन यूनियन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन स्केल और लागत के मामले में अभी ये चीन से बहुत पीछे हैं। यही असंतुलन इस पूरे सेक्टर की असली स्ट्रेटेजिक स्टोरी है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स कई जगह हैं, लेकिन जब प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का व्यापक और किफ़ायती विकल्प नहीं बनता, तब तक वैश्विक सप्लाई चेन की निर्णायक शक्ति चीन के पास ही रहेगी। जापान इस खतरे को पहले ही समझ चुका था। 2010 में चीन जापान विवाद के बाद जापान ने ऑस्ट्रेलिया की लाइनेस कॉरपोरेशन में इन्वेस्ट किया और चीन पर निर्भरता घटाने की कोशिश शुरू की। ये एक सबक है जो महंगा जरूर है लेकिन जरूरी है। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन ने किसी मंच से खड़े होकर दुनिया को कोई धमकी नहीं दी और न ही कोई भाषण दिया। उसने बस ये दिखा दिया कि 21वीं शताब्दी में युद्ध का मतलब बदल चुका है। चीन की चेतावनी साफ है, आने वाले समय में सुपर पावर वही होगा जिसके पास सबसे ज्यादा हथियार नहीं बल्कि सबसे ज्यादा रिसोर्सेज की चाबी होगी, और फिलहाल ये चाबी चीन की जेब में रखी है। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।